हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने 25 मिनट की पॉलिटी लेक्चर रिवीजन सीरीज लॉन्च किया है और अप्रोक्स 25 मिनट में आपको जो भी कंसेप्ट है एक लेक्चर में प्रदान किए जाते हैं और होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छी लग रही होगी। और मैंने आपको बोला कि जो वीडियोस हैं उनको आने में बेसिकली डिले हो सकती है, लेकिन हाँ रेगुलरली आती रहेंगी और अभी तक प्रीएम्बल को कवर कर लिया गया है। एंड डेफिनेटली अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम से कहीं ना कहीं जो डिमांड है उसको फुलफिल करता है, तो आप उसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्लस सब्सक्राइब कर लो सो दैट ये जो अपडेट्स है आपको रेगुलर पॉलिटी वाले मिलते रहेंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप अच्छे से कहीं ना कहीं मेरे लेक्चर्स प्लस एक बार आप ये पैम्पलेट को भी देख लेते हो ऊपर से, तो जो भी आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स में या फिर आपके जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपके पीएससी लेवल है तो क्वेश्चन उससे निकल जाएंगे, क्योंकि काफी ब्रॉडली डिस्कस किया गया है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे कवर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट्स नहीं बताता, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है और किस कंसेप्ट का क्या मतलब होता है। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है उसे मैं फिलहाल कवर नहीं करूंगा, क्योंकि भले ही ये किताबों में क्रोनोलॉजी वहां से शुरू करी गई हो, लेकिन एक स्टूडेंट के लिहाज से कहीं ना कहीं अगर आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को कवर करोगे शुरुआती दौर में तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। और हाँ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री, तो ये आपको डेफिनेटली उतना कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए दिक्कतें हो जाती है, बिकॉज दे आर अनेबल टू लिंक द कंसेप्ट, बिकॉज जो भी आपके मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिस्ट्री से लोकेटेड है। और जब तक आपको बेसिक अंडरग्राउंड की पता नहीं होगी, हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पता नहीं होगा, तो क्यों या क्या कारण रहा कि आपका कौन से प्रोविजंस लाए गए, कौन से हटाए गए, तो कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कतें आ सकती है। सो विदाउट डिलेइंग आज हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे। और यूनियन टेरिटरीज का मतलब आप ये मत समझना कि यूनियन ऑफ इंडिया की बात करी जा रही है। यूनियन ऑफ इंडिया तो है ही है, जो कि आपकी इंडियन टेरिटरी में आती है, बट यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज आपका जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, प्लस कुछ यूनियन टेरिटरीज में आप जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में देखते हो, जैसे आपका दिल्ली है, पुडुचेरी है, और अभी जो रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड यूटी हुई है जिनका दर्जा बेसिकली स्टेट से आपका यूनियन टेरिटरीज को दिया है। एक तो आपका लद्दाख है और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली प्रदान करी गई है, लेकिन फंक्शनल फिलहाल तो नहीं है। और लद्दाख के लिए कोई भी यूनियन टेरिटरीज में जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सुविधा नहीं है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ आर्टिकल्स को समझना होगा, क्योंकि जब भी आपको कंसेप्ट समझना है यूनियन टेरिटरीज से जुड़े तो कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आर्टिकल्स में ही आपको सारी डिटेल्स होंगी। पार्ट 1 आपको पता है संविधान में जो भी प्रोविजंस है उसको वेरियस पार्ट्स में बांटे गए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 फॉर एग्जांपल आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव को डील करता है। और जो आपका पार्ट 1 है वो आपका जो टेरिटरी ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है उसे डील करता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 1 से 4 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। और आर्टिकल 1 के स्टेटमेंट पर जाएं तो क्या बोला जाता है, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। पहली बात तो ये कि जो शब्द है फेडरेशन वो हमारे संविधान की किसी भी पार्ट में, किसी भी प्रोविजन में मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये जो टर्म है इंडिया दैट इज भारत, तो भारत भी जो टर्म है वो आपका पार्ट 1 में ही मेंशन है और कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ये दो बातें अच्छे से याद रखना। और जब हम बात करते हैं फेडरेशन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है और सेंटर है वो दोनों इक्वल फुटिंग्स पर है, दोनों को इक्वल पावर मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इंडिया जो है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो आपके स्टेट्स होंगे वो फेडरेशन रूपी स्ट्रक्चर पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन कभी भी अगर इमरजेंसी जैसे सिचुएशन आ गई, वॉर्स लाइक सिचुएशन आ गई, तो कहीं ना कहीं आपका जो फेडरेशन का कंसेप्ट है वो ढीला पड़ जाता है और उसके अगेंस्ट आपका जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेसिडेंट रूल देख लो, है ना। तो ये सब कुछ प्रोविजंस आपके संविधान में ही दिए गए हैं, ये कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। संविधान में ही कुछ ऐसी बातें कही गई है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर को रखा गया है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, साफ साफ यहाँ क्लियरली बोला गया है। एंड
जो आपका शेड्यूल 1 है, इसमें बेसिकली नेम ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो उनके होंगे इसके बारे में बात करती है। और जब हम बात करें टेरिटरी ऑफ इंडिया तो इसको 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एक तो आपका स्टेट्स आ जाते हैं, आप इससे लिंक कर सकते हो, आपके जो 28 स्टेट्स करंटली है तो वो स्टेट हो गए, प्लस जो यूटीज हैं आपके वो हो गए, प्लस जो टेरिटरीज एक्वायर किए जा सकते हैं फ्यूचर में वो हो सकते हैं। तो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया के तहत 3 चीजें आ जाती है, स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। एंड व्हेन वी से टेरिटरीज ऑफ द स्टेट तो आप देख लो करंट स्टेटस में 28 स्टेट्स हैं, वी हैव द 9 यूटीज बिकॉज एडिशनली वी हैव द जम्मू एंड कश्मीर यूटी प्लस लद्दाख यूटी, सो इनकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी आई है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और चंडीगढ़ एंड वी हैव द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि एनसीटी दिल्ली, एंड जम्मू एंड कश्मीर जो लेटेस्ट है लक्षद्वीप 1956 एंड लद्दाख 2019 एंड पुडुचेरी 1962। तो ये सब आपके यूनियन टेरिटरीज के एग्जांपल है कि कौन कौन से 9 यूटीज हैं एज पर द लेटेस्ट डाटा। तो जो आपके 2 आइलैंड है, एक तो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा जो आपका लक्षद्वीप है ये तो है ही है, साथ ही साथ जो दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, वैसे तो इन दोनों को मिक्स कर कर एक कर दिया गया है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक कर दिया गया है। तो एक बार इसको रीवेरीफाई कर लेना बिकॉज इसको न्यूज़ में आया था, इसको मर्ज कर कर एक ही यूटी बना दी गई थी। एंड एनसीटी तो है ही है और एनसीटी के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है लेकिन यहाँ पर भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली प्रदान करी गई है बट इट इज सस्पेंडेड टेम्पोररी। एंड वी हैव द पुडुचेरी, यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की तो क्या अंतर होता है आपके एक नॉर्मल स्टेट और फिर यूनियन टेरिटरी में। तो जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखता है और बेसिकली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज भी नहीं कहते, नाम से ही पता चल रहा है व्हेन वी से सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज यानी कि वैसे टेरिटरीज कहीं ना कहीं जिनका कंट्रोल, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। और स्टेट्स की बात करें तो इसके बारे में आप जानते ही हो, है ना, ये कंसेप्ट है फेडरल सिस्टम का जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो आपको देखने को मिलता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वो कहाँ से गवर्न करी जाती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो खुद बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है। हमारे जो शेड्यूल 7 है जिसमें आपका स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करती है, तो ये क्या है, फेडरल नेचर को ही डिनोट करता है। एंड यूटीज की बात करें तो मैंने बोला कि द एरिया, द टेरिटरी जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है। एक्वायर टेरिटरीज का मतलब क्या हुआ, जो एक्वायर टेरिटरीज होंगी जाहिर सी बात है वो स्टेट के कंट्रोल में तो नहीं होती क्योंकि वो स्टेट है ही नहीं, ना ही वो यूटीज है फिलहाल। सो ये कौन से एरियाज होंगे जो एडमिनिस्ट्रेट करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बाद में से आपका यूटी का दर्जा या फिर स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। एंड फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज यानी कि वैसी टेरिटरी जो अब स्टेट बन गई है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश पहले यूटी हुआ करती थी, मणिपुर, त्रिपुरा जो मोस्ट ऑफ द नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो पहले यूटीज ही हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे इनको जो है वो स्टेट का दर्जा दिया गया। पहले अरुणाचल प्रदेश भी यूटी हुआ करता था, उसके बाद इसे स्टेट का दर्जा दिया गया है अलोंग विद गोवा। एंड एक टर्म आप सुनते होंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ स्टेट्स? तो बेसिकली ये साफ साफ आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा कि जो इंडियन फेडरेशन है यानी कि इंडियन यूनियन में जो स्टेट्स आपके शामिल है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कि भाई साहब हमने वेरियस स्टेट से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई साहब आप हमें जुड़ो और जब आपकी अखंडता और एकता पर खतरे होंगे तो आप हमसे अलग हो जाना। इट इज नॉट सिमिलर लाइक अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है, देयर इज एन एग्रीमेंट की जो है आपकी अखंडता और संप्रभुता पर खतरा आने नहीं दिया जाएगा, आपके कल्चरल राइट्स पर खतरा आने नहीं दिया जाएगा। एंड इफ देयर इज सिचुएशन लाइक दैट तो आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अलग भी हो सकते हो। ये यूएसए में होता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपका डेफिनेटली फेडरेशन का कंसेप्ट है बट इट डजंट मीन कि दे कैन या स्टेट्स कैन सेग्रीगेट फ्रॉम द यूनियन। तो सिंपली कहे तो एक बार कोई भी रीजन, टेरिटरी इंडियन यूनियन में शामिल हो गई तो इट इज नॉट पॉसिबल कि स्टेट वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये बातें होती है। एंड द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। ये तो सिंपली है ही कि एक बार शामिल हो गए तो फिर मतलब हो गए, उसके बाद आप अलग नहीं हो सकते। हाँ, नामीकरण चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, बट आपका जो मिक्सिंग है, मिक्सचर है, एक बार मिक्स हो जाने के बाद आप अलग नहीं हो सकते, सेपरेट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये संविधान साफ साफ क्लियर करता है।
एंड अब बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो जब हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब नाम से ही आप देख लो, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि ये वाइडर एक्सप्रेशन में यूज किया जा रहा है यूनियन ऑफ इंडिया से। यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो सिंपली इसमें आपका स्टेट शामिल होते हैं, जैसे अभी आपके 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स का आपका यूनियन है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपका जो यूनियन ऑफ स्टेट्स आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, बल्कि यूनियन टेरिटरीज भी आएंगे, प्लस वो टेरिटरीज भी आ सकते हैं जो भविष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर किए जा सकते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर concept, wider than the Union of India. And let's move to the next one, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019। इसकी खबर तो आपने लगभग हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक टीवी चैनल में सुना होगा। और 5 अगस्त आज भी डेट हमें याद है जब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था इनटू 2 यूटीज। एंड 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, आपको भी पता है 29, और अगर हम क्लियरली बोले तो डेट भी है आपका। एंड 29 तक ये जो आपका स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रूप में था, इसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे और स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल 370 के तहत प्रोवाइड करी गई थी इनको, ये भी एंजॉय करते थे। और ये स्पेशल स्टेटस और कोई नहीं बल्कि हमारा संविधान खुद इन्हें प्रदान करता था। और अल्टीमेटली 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस है, जिसमें आपके जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेपरेट फ्लैग होगा, कोई भी लॉ जो है पार्लियामेंट की वो अगर लागू करनी है तो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करवाना होगा, कुछ इस प्रकार के स्पेशल प्रोविजन थे। तो जब ये आपका स्पेशल स्टेटस ही हटा दिया गया तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो भी राइट्स एंजॉय किए जा रहे थे वो सब भी खत्म हो गए। तो ये स्पेशल स्टेटस जो हटाया गया उसी को ऑर्डर पास किया गया था, जिस ऑर्डर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया गया था। एंड उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास करवाया गया पार्लियामेंट से, और इसके तहत जो आपका स्टेट ऑफ यूनियन, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया, 2 यूटीज में, 2 सेपरेट यूटीज में तब्दील कर दिया गया। एक बना आपका जम्मू एंड कश्मीर जिसके पास लेजिस्लेचर होंगी, एंड इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थे वो शामिल होंगे माइनस कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा है आपका यूटी ऑफ लद्दाख, जहां लेजिस्लेचर का कोई गुंजाइश नहीं रखा गया है, और इसमें जो है आपके कारगिल प्लस लेह डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो बेसिकली आपको ही पता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलते थे वो काफी लंबे समय से चल रहे थे। अब एक इनक्लेव्स का कंसेप्ट था कि जो आपके बांग्लादेश है और जो इंडिया है, तो होता था ये कि जो बांग्लादेश के कुछ इनक्लेव जो है इंडियन रीजन में लाई कर रहे थे और इंडिया के कुछ इनक्लेव जो है बांग्लादेश के रीजन में लाई कर रहे थे। तो भाई साहब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो जा रही थी बार बार, है ना। पॉपुलेशन को कंफ्यूजन रहती थी, भाई हम इधर के हैं या उधर के हैं। कोई भी राइट्स देने की बात हो, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो भी आपके प्रोग्राम से इनिशिएटिव चलाए जाते थे वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे, बिकॉज टेरिटरीज जो है इनक्लेव्स ही कहीं ना कहीं वो आपके जो होने चाहिए थे वो बांग्लादेश में लाई कर रहे थे, जो बांग्लादेश में है वो इंडिया में लाई कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से बेसिकली था। इसीलिए इस प्रकार की डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए लंबे समय से प्रयास तो की जा रही थी, लेकिन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में बेसिकली अमेंड किया गया, जिसके तहत एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स का मतलब ये है कि सर्टेन टेरिटरीज जो है वो इंडिया के द्वारा एक्वायर करी गई फ्रॉम बांग्लादेश, एंड सर्टेन टेरिटरीज जो है वो इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को दी गई इन पर्सन्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुई थी, है ना। तो वही बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पर इनक्लेव्स या फिर यूँ कह सकते हो कि कुछ टेरिटरी का एक्सचेंज हो रहा है, तो आप समझ सकते हो जब भी आपका टेरिटरी का एक्सचेंज किया जाएगा, है ना, कुछ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ लो कि अमेंडमेंट किए ही जाने हैं, है ना, बिकॉज यू आर गिविंग द टेरिटरी टू ए फॉरेन नेशन। तो इसके लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपका रिक्वायर्ड होता है। एंड अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी रहता है, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है। सो इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लेना बेसिकली। तो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? सबसे पहले बात तो यूनियन टेरिटरीज की बात पार्ट 8 में करी गई है, एंड इट डील्स विद द आर्टिकल 239 to 241। और संविधान में वैसे कहा तो ये गया है कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि देख रेख जो भी आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट्स करते हैं, उसी प्रकार से जो यूनियन टेरिटरीज में
फंक्शंस जो है वो कौन परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, लेजिस्लेटिव फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, ऐसा आप मान सकते हो, है ना। तो कहा जाता है कि जो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट करते हैं। कैसे? तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके, और ये एडमिनिस्ट्रेटर को भी आपका प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते। अच्छे से याद रखना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो अपॉइंट किए जाते हैं, अब देख लो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो रहा है प्रेसिडेंट से, तो कैसे आपका जो है वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाएगा। सिंपली अगर देखा जाए तो ये जो आपका प्रेसिडेंट है, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो यही करेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन यही करेगा, लेकिन असिस्ट करने के लिए कोई तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कौन कर रहा है? आपका प्रेसिडेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एजेंट हो गया प्रेसिडेंट का। तो हमेशा याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर नॉर्मल स्टेट्स की बात करें तो नॉर्मल स्टेट्स में गवर्नर डेफिनेटली हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है, याद रखना है आपको। और आपका यूटीज के क्षेत्र में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, सिंपली आप ये समझो ना, ये कंसेप्ट है, कहीं कहीं यूटीज में आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूज होगा, कहीं कहीं आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर यूज होगा, है ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो टर्म है या जो शब्द है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दिल्ली में आपको एलटी गवर्नर मिल जाएंगे, आपने सुना होगा। पुडुचेरी में भी जाओगे तो वहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में पुकारा जाएगा। अंडमान एंड निकोबार में चले जाओ, जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओ, लद्दाख, सब में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद देखने को मिलता है। वेयर बाय चंडीगढ़ में जाओ, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में चले जाओ, लक्षद्वीप में चले जाओ, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से बेसिकली जो आपके है वो ऑपरेट करते हैं। एंड बाकी ये सारे के सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सदस्य आएंगे वह कहाँ से आएंगे? चुन के आएंगे। कौन चुनेगा? जनता चुनेगा। कैसे चुनेगा? इलेक्शन के माध्यम से। एंड जब लेजिस्लेटिव असेंबली है तो डेफिनेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो हेड करी जाएंगी चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो क्या दिल्ली में है? बिल्कुल है। दिल्ली में वी हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली, वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड करी जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, है ना। अब कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है। वैसे तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी तीनों आपका यूटी हो गया, यूटी विद लेजिस्लेचर कह लो, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल दिल्ली के केस में स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉज बनाएंगी स्टेट लिस्ट पर, कोई भी सब्जेक्ट पर, कोई भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन याद रखना है, कोई भी स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर लॉ बनाया जा सकता है दिल्ली के द्वारा एक्सेप्ट 3, दैट इज योर पब्लिक ऑर्डर, द सेकेंड इज पुलिस एंड द थर्ड इज लैंड। पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, ये तीनों के ऊपर कानून बनाने के अधिकार पार्लियामेंट को दिए गए हैं। दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली आपका कैपिटल है ना। तो ये जरूर याद रखना, दिल्ली आपका कैपिटल है, इसलिए कुछ पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर पार्लियामेंट ने अपने पास रखे। प्लस कंकरेंट लिस्ट में जब बातें रहेंगी तो यस आपका दिल्ली बना सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है कानून बनाया जा सकता है, बट यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर पर नहीं बनाए जाएंगे, पुलिस पर नहीं बनाए जाएंगे, स्टेट अथॉरिटी के द्वारा। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। कंकरेंट लिस्ट में यस बनाए जा सकते हैं। पुडुचेरी में देख लो यूनिकनेस ये बात है कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। स्टेट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका पब्लिक ऑर्डर ही हो, पुलिस ही हो या फिर आपका लैंड ही हो, पुडुचेरी गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉज ऑन द टॉपिक। एंड कंकरेंट लिस्ट में तो तीनों कॉमन है, कोई भी बना सकते हैं। And basically constitution does not contain any separate provision for the administration of acquired territories। तो acquired territories का मतलब वही हुआ कि जो भविष्य में टेरिटरीज को एक्वायर किए जा सकते हैं, तो उनके ऊपर कोई सेपरेट प्रोविजन जो है नहीं बताया गया है कि कैसे इनको एडमिनिस्टर करना है। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट को अधिकार दी गई है। और देख लो, अगर हम बात करें यूटीज में पार्लियामेंट का क्या पावर एक्सटेंड होता है, इससे अच्छे से जान लेना, इससे अच्छे से जान लेना। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट जो है, यूटीज की बात कर रहा हूँ, याद रखना यूटीज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। यूटीज के रेस्पेक्ट में पार्लियामेंट कोई भी सब्जेक्ट पर, याद रखो अच्छा से, कोई भी सब्जेक्ट पर इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट कानून बना सकती है। क्योंकि शुरुआती दौर में हमने आपको बताया था यूनियन टेरिटरीज का अल्टीमेटली मालिकाना हक कह सकते हो या फिर यूँ कह सकते हो ओवरऑल जो आपका ब्रॉडर पावर किसके हाथों में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, है ना। सो अब ब्रॉडर
पावर होने के नाते क्या है कि वो अलाउड हो स्टेट लिस्ट या फिर आपका कंकरेंट लिस्ट या फिर आपका यूनियन लिस्ट, तो वैसे है ही है कानून बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्टेट लिस्ट हो जाएगी। तो यस, आपको याद रखना है एनी यूटी, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका पुडुचेरी हो या फिर अन्य अदर्स यूटीज हो, पार्लियामेंट को पूर्ण रूपेण अधिकार है किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी सब्जेक्ट यानी कि स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक पर कानून बना सकती है। एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट को बेसिकली पावर दी गई है कि वो रेगुलेशंस यानी कि रूल्स बना सकती हैं फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द सर्टेन यूटीज लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो यहाँ पर देख लो कुछ को पार्लियामेंट का अधिकार दिया गया है, यानी कि पार्लियामेंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट के ऊपर भी। प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशन बना सकते हैं पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट के क्षेत्र में इन सर्टेन यूटीज लाइक अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। और अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट के द्वारा रेगुलेशन बनाए जाएंगे उसका सेम फोर्स और सेम इफेक्ट होगा एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जो रेगुलेशन लाए तो इसका मतलब पार्लियामेंट के रेगुलेशन से या रूल से वो नीचे हो जाएंगी या ऊपर हो जाएंगी। सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा जस्ट लाइक द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड इवन पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश ए हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी। तो कोई यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है तो पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट बना सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है। और इस अमेंडमेंट को याद रखना है आपको कि जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 आया, और 1956 आप याद रख कर सकते हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आपका उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, और उसी दौरान आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी लाया गया था जिसके तहत सर्टेन स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड करने की भी बात कही गई थी, और ये हुआ भी था। तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 लाई गई, इसके तहत आपका जोनल काउंसिल्स भारत में स्टैब्लिश किए गए सो दैट ये जोनल काउंसिल्स एडवाइस कर सके ऑन द कॉमन इंटरेस्ट उन स्टेट्स को जो इस जोनल काउंसिल में आएंगे। और टोटल जो है आपके जोनल काउंसिल्स 5 जोनल काउंसिल्स जो है ये क्रिएट हुए थे इस अमेंडमेंट के तहत। एक तो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है और सेंट्रल है। और हर एक जोनल काउंसिल को सर्टेन स्टेट्स जो है वो पुट ऑन की गई थी, यानी कि लेट से कि अगर हम बात करें वेस्ट जोनल काउंसिल में तो इसमें राजस्थान आएगा या फिर आपका हरियाणा आएगा, पंजाब आएगा, है ना, तो इसमें शामिल है। उसी प्रकार से हम ईस्ट में चले जाएं, है ना, तो वो है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इसमें आपका जोनल काउंसिल का कोई प्रोविजन नहीं था। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट लाया गया था, आई थिंक 1972 है वो, जिसमें आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक साथ किया गया इंक्लूडिंग सिक्किम, और उसके बाद उसे सेपरेटली जो है वो बनाया गया था। सो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 याद रखना है आपको, जोनल काउंसिल्स के क्रिएशन से एसोसिएटेड है। एंड वी हैव द 5 जोनल काउंसिल एज पर द जोनल काउंसिल एक्ट 1956 जो भी है। एंड बात करते हैं क्या कुछ स्पेशल प्रोविजन दिल्ली के लिए है। तो दिल्ली के जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं वो संविधान से प्राप्त है, और वो आपका आर्टिकल 239 AA में बताई गई है। पहली बात तो ये कि जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 आया था, इसके तहत जो है आपका दिल्ली को रीडेजिग्नेट किया गया एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो 70 मेंबर्स का किया गया, और इसमें जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुने जाएंगे यानी कि इलेक्शन के माध्यम से। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो 10% रखा गया। जनरली जो आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था, इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो स्ट्रेंथ है वो क्या होते हैं 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहाँ पर आप देख लो फिक्स कितना किया गया 10%। तो ये याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो दिल्ली आपका यहाँ एक्सेप्शन में आ जाता है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ रखी गई वो आपका 10% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साइज की रखी गई। और जो आपका ये है एंड इलेक्शंस जो है वो कौन कंडक्ट करेगी, यहाँ की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मैटर किसके पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, है ना। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर लेट से कि कोई बिल लाया गया है, उस बिल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति नहीं मिल पा रही है तो मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर देगा। एंड व्हेन ए सिचुएशन अराइजेज जहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन है टेरिटरी की वो कैरी आउट नहीं हो रही है इन अकॉर्डेंस विद द एबव प्रोविजन, तो जो प्रेसिडेंट है वो ऊपर के प्रोविजंस को सस्पेंड कर सकती है
एंड नेसेसरी इंसिडेंटल या कंसिक्वेंशियल प्रोविजंस ला सकती हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी। और ये आपका आर्टिकल 356 का बेसिकली आगमन हो सकता है। आर्टिकल 356 आपको भी पता है प्रेसिडेंशियल रूल है। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर भी दी गई है टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंसेस, और अगर ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा तो असेंबली से अप्रूव करवाने पड़ेंगे विद इन द 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली, है ना। जैसे कि आपका ऑर्डिनेंस आज पास करवाया गया है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो तो जाहिर सी बात है जब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एक्टिव नहीं है। तो जब ये एक्टिव होगी तो उस एक्टिव के 6 वीक के अंदर अंदर जो है रीअसेंबली के 6 वीक के अंदर अंदर आपको अप्रूव करवाने होंगे। किसे अप्रूव करवाने होंगे? असेंबली के द्वारा अप्रूव करवाने पड़ेंगे ऑर्डिनेंसेस को। एंड इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जो है मैटर को प्रेसिडेंट को भेज दिए जाएंगे फॉर डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, जो आपके प्रेसिडेंट की तरफ से डायरेक्शन आएंगे। एंड अब बात करते हैं कुछ एडवाइजरी कमिटीज की जो आपका यूनियन टेरिटरीज का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होंगे वो नोडल मिनिस्ट्री होंगे फॉर ऑल द मैटर्स ऑफ यूटी जो रिलेट होंगे लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड बजट से, है ना। तो ये साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में बोल दिया गया है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो नोडल मिनिस्ट्री होगा फॉर ऑल द मैटर्स ऑफ यूटी रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन, फाइनेंस प्लस बजट एंड ऑल द 6 यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, जिसमें हमने बात किया ए एंड एन यानी कि अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, ये सब जो 6 यूटीज हैं हैव द फोरम ऑफ होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी। तो ये होगी, और आपके जो होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी है चेयर किए जाएंगे, नाम से पता चल रहा है होम मिनिस्टर के द्वारा, और ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी होंगी वो चेयर करी जाएंगी कंसर्न्ड यूटी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हमने बात करा भी है कि ये अपॉइंट होती है किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और अब बात करते हैं सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेट एंड यूटीज। तो देख लो, जो स्टेट्स की बात करें तो जो रिलेशनशिप है सेंटर के साथ वो फेडरल इन नेचर है, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट जो है फेडरल नेचर की तरह ऑपरेट करेंगे। और जाहिर सी बात है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से है, आपका स्टेट लिस्ट है ना, शेड्यूल 7 में जो आपका स्टेट एंजॉय करता है। एंड ऑटोनॉमी दी गई है, यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है कौन है? गवर्नर। और गवर्नर बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो आपके काउंसिल जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर, है ना, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जबकि आपका प्रेसिडेंट क्या होता है? आपके नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। उसी प्रकार से जो गवर्नर है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कह दो, है ना, और एग्जीक्यूटिव हेड इज गवर्नर। एंड याद रखना है आपको, गवर्नमेंट को हेड करने वाले आपके चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट या फिर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कह दो, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कह दो, यहाँ पर आपको गवर्नर आ जाएंगे, या फिर जो आपके प्रेसिडेंशियल लेवल पर है तो वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ये तो बात हमने कर ली। और पार्लियामेंट जो है वो लॉज नहीं बना सकती ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस यानी कि इमरजेंसी के दौरान या फिर कुछ अदर संवैधानिक प्रोविजंस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल राज्यसभा के तरफ से रेजोल्यूशन पास होता है तो वहाँ पर आपका कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। यूटीज़ की बात करें तो रिलेशनशिप यूनिटरी है, बिल्कुल सही। आप समझ सकते हो कि कोई भी स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ जो है वो पार्लियामेंट बना सकता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रखा गया है। एंड दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सेंटर। एंड ऑटोनॉमी तो जाहिर सी बात है नहीं ही है। एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। और एग्जीक्यूटिव हेड को वेरियस डेजिग्नेशन दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, इवन चीफ कमिश्नर के रूप में। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एजेंट है यहाँ प्रेसिडेंट का। और यहाँ पर देख लो, गवर्नर जो है वो क्या होते हैं? स्टेट के क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर एजेंट है प्रेसिडेंट का। यूटी के केस में पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 स्टेट लिस्ट ऑफ द 3 लिस्ट इन द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द यूटी। तो मैंने आपको बताया है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना हो, पार्लियामेंट को पूर्ण रूपेण अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं इन एनी ऑफ द लिस्ट। चाहे वो आपका यूनियन है तो वो तो बनाएंगे कॉन्करेंट वो भी बनाएंगे, साथ ही साथ स्टेट्स लिस्ट में है वो भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने कवर कर ली यूटीज़ के बारे में अच्छे से। प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका
पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग या लेजिस्लेटिव पावर विद रिस्पेक्ट टू यूटी क्या है ये पता होने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर के कंसेप्ट पता होने चाहिए। क्या एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है? बिल्कुल इश्यू कर सकता है। और आपके 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ये होते हैं आपके जो एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये पता होने चाहिए। साथ ही साथ ये जो एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री होते हैं, और ये कमेटी क्या डील करती है तो ये आपको पता होनी चाहिए। और कितने टोटल यूटीज है करंट स्टेटस में ये पता हो तो और बढ़िया है। और जो स्टेट के क्षेत्र में गवर्नर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ये पता होना चाहिए। और जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, याद रखना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर आप पढ़ते हो। तो ये हमने कवर कर ली, एंड 25 मिनट्स की सीरीज हो चुकी है। नेक्स्ट में हम सिटीजनशिप के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। काफ़ी न्यूज़ में ये सिटीजनशिप रहती है, और 2019 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी, तो इसे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।